ये इम्पोर्टेंट इशू था, इसीलिए तो आपको जहमत दी गई, सेमिनार किया गया कि रिजर्वेशन का मसला जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट मसला है। देखिए, कोई भी इंसान नाइंसाफी जब होती है उसे जिंदा नहीं रह सकता, तो नाइंसाफी खत्म होना जरूरी। हम नाइंसाफी के साथ कैसा रहेंगे? तो महाराष्ट्र के उन 50 कास्ट को जिसको मुंबई हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि एजुकेशन में इनको 4% रिजर्वेशन मिल सकता है, इसलिए कि वो सोशली एजुकेशनली उनके बैकवर्डनेस का एक एम्पिरिकल डेटा है, तो उसको नहीं देना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आप किसी और जिस किसी को देना चाहते दीजिए आप, मगर जब मेरा मुसलमानों का सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस प्रूव हो चुका है, हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो बजाय आप एक एक्ट को लेकर आते या रीप्रोमुलगेट करते आप ऑर्डिनेंस को, आप मुसलमानों को नहीं देते और फिर आप हमको उंगली उठाकर बोलते हैं कि हम कम्युनल है और आप सेकुलर हैं। भाई, आप नाइंसाफी तो आप कर रहे हैं ना, तो ये नाइंसाफी का खात्मा जरूरी, नाइंसाफी खत्म होना चाहिए और महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पूरे मुसलमानों को नहीं, वो जो 50 कास्ट जिसको हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा कि इनको मिल सकता है, इनको मिलना चाहिए, जिसको हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया। और ये सरकार, चाहे वो बीजेपी शिवसेना की थी, भाजपा शिवसेना की थी, या फिर अब ये 3 in 1 की जो सरकार है, ये भी तो 3 in 1 भूल गए। बहुत देर हो गई क्योंकि बहुत पहले हुआ था आरक्षण का। अच्छा, उसके बाद 2-3 साल निकल गए, फिर आप उसको उठा रहे हैं, तो अच्छा, तो मराठाओं को देर नहीं हुई। हाँ, अभी हम भी रोड पे निकलेंगे ना, वही चाहते हैं क्या? भाई, आप मराठा रिजर्वेशन की बात करते, आप मुस्लिम रिजर्वेशन क्यों नहीं बात करते? कौन रोक रहा है आपको मुस्लिम रिजर्वेशन देने के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन को कहा कि मराठा आर नॉट सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड। हाई कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम आर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड। आप क्यों नहीं देते भाई? अब तो पार्लियामेंट में एक्ट भी पास हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। हाँ, ये और एक बात है कि 50% लिमिट को ब्रीच करना है, वो कानून पर आप दे सकते हैं ना मुसलमान को, आप दीजिए। देर होने का क्या मतलब है? अगर फर्ज करिए किसी का मर्डर हो जाता है, पूरी फैमिली को खत्म कर देते आप, और केस चलता है 15 साल तक, इस केस में तो खाली 5-6 साल हुए, तब बोलेंगे 6 सालों के केस को छोड़ दो, इंसाफ मत करो। इंसाफ तो होना चाहिए ना, क्योंकि इक्वालिटी जो है संविधान में एक फंडामेंटल राइट है, और इक्वालिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात संविधान करता है। वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बुनियाद पर महाराष्ट्र के मुस्लिम कम्युनिटी के उन कास्ट को रिजर्वेशन मिलना जरूरी है। आप ये बताइए कि मुसलमानों का, हम शिवसेना से, भाजपा से, कांग्रेस से, एनसीपी से एक सवाल कर रहे हैं, आप महाराष्ट्र की जनता को बता दो कि मुसलमानों के पास 5 एकड़ से ज्यादा कितने परसेंटेज मुस्लिम के पास है? कितने मुसलमानों को बैंक और कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन मिलता, बता दो आप। कितने मुसलमान स्लम में रहते, आप बता दो। कितने मुसलमान ग्रेजुएट होते, आप बता दीजिए। कितने मुसलमान आउट ऑफ स्कूल है, आप बता दीजिए। अब इसको आप बोलेंगे देर हो गई, देर हो कुछ हो, ये इंसाफ का मुद्दा है और इसमें देर की बात नहीं है, तो सिर्फ 5-6 साल पुरानी बात है। आप इसको सही करिए। आपको सिर्फ या तो आने वाले जो आपका नागपुर में सेशन होगा उसमें बिल लाइए और उसको एक्ट बना दीजिए, किस्सा खत्म हो गया, कोई रोकने वाला नहीं है। सर, जब भी मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात आती है तो ये कहा जाता है कि मजहब की बुनियाद पर नहीं, ये देखिए, नहीं, ये मजहब की बुनियाद पर नहीं दिया जा रहा है। मुसलमानों में जो कास्ट है
जो जात है, जो बिरादरी है, उनको दिया जा रहा है। ये मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी में जो कास्ट है, जैसा हमारे हिंदू भाइयों में कास्ट है, उनको मिलता है, इसी तरह मुसलमानों में जो कास्ट है उनके लिए, और जिसको बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। तो रिलीजन को मत लाइए इसमें। मैं रिलीजन की बुनियाद पर नहीं, मुसलमानों में जो कास्ट है उनकी और उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस के नाम पर जिसका डेटा महमूद रहमान कमेटी ने दिया, जिसको हाई कोर्ट ने माना उसको कि हाँ ये सच्चाई है, ये कास्ट मुसलमानों में बैकवर्ड है सोशली और एजुकेशनली। सच्चर कमीशन ने भी दिया था। सच्चर कमीशन ने 25 साल पहले पूरी रिपोर्ट दिया था, उसमें महमूद रहमान साहब की नहीं, सच्चर कमीशन ने था, सच्चर कमेटी थी, और सच्चर कमेटी के फाइंडिंग्स आज भी रिलेवेंट है। महमूद रहमान कमेटी को महाराष्ट्र के मुसलमानों की पसमानदगी, उनके बैकवर्डनेस सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, हेल्थ, हाउसिंग, लैंड शेयर इन इक्विटी, ये 7-8 चीजों पर उस रिपोर्ट को, उस कमेटी को बनाया गया, उसने रिपोर्ट दी। उसके बाद सच्चर के बाद रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट आई, उसके बाद कुंडू कमेटी की रिपोर्ट है, फिर एनएसएसओ का डेटा है, 2011 के सेंसस हैं। तो ये पूरा एम्पिरिकल डेटा है जिसको कोई देखना नहीं चाह रहा है। क्या ये एमआईएम इसके बारे में कोई आंदोलन करना चाहती है? नहीं, हम इंशाअल्लाह ताला पूरे महाराष्ट्र में हम करेंगे और पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में हम जाएंगे। इसका ऑलरेडी प्रोग्राम का ऐलान कर चुके हैं। ये हमारे लिए एक अहम मुद्दा है। मुस्लिम आरक्षण का महाराष्ट्र के जो मुसलमानों में जो कास्ट हैं जिनको हाईकोर्ट ने अपहेल्ड किया उनके लिए, और वक्फ प्रॉपर्टीज को, वक्फ की जायदाद का तहफ़्फ़ुज़ हो, उसकी हिफाजत हो, उसका सही इस्तेमाल हो, ये 2 अहम इश्यूज हैं जिसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाएंगे, और पूरे महाराष्ट्र में हम एक शुरू कर रहे हैं, शुरू भी हो चुका है और करते रहेंगे। जिस तरह से मराठा समाज ने वो भी ऑप्शन है, सब करेंगे, पूरे ऑप्शन आर ऑन द टेबल। बिल्कुल। इस एक काम के लिए कुछ सियासी पार्टी आपके साथ जुड़ रहे हैं? कौन जुड़ रहे हैं? सियासी पार्टियां। हमारी तो जरूरत ही नहीं, हम खुद बहुत बड़े हैं, इंशाल्लाह करेंगे। आपका साथ, आपकी दुआ रही है। वो जो जुड़ने का काम नहीं करना है, उनको खाली एक ऑर्डिनेंस या एक्ट बिल लेके आने का है। हम उनको वो एक बिल लेके आओ। नागपुर में जो असेंबली सेशन होने जा रहा है, आप एक बिल डालो, मुसलमानों के लिए बोल दो ना। आप दो, महाराष्ट्र के मुस्लिम्स को दो, जिसको हाईकोर्ट ने अपहेल्ड किया है। आप पूरे ये बिल लाएंगे, वो बिल, ये बिल क्यों नहीं लेके आते आप? कौन रोक रहा आपको? लाना चाहिए। अगर नागपुर सेशन पे ये बिल नहीं आता तो नागपुर सेशन में अगर ये बिल नहीं आता, लड़ाई चलेगी, लड़ाई चलेगी। नागपुर जाएगा मोर्चा? नहीं, लड़ाई, अरे पूरे महाराष्ट्र में जाएगा। क्यों नागपुर के तक मुद्दा आप रोक दे रहे? पूरे महाराष्ट्र में जाएंगे, लड़ाई चालू रहेगी। हम अपना प्रोटेस्ट करेंगे, डेमोक्रेटिक राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। इस राइट के लिए हम लड़ेंगे। देखिए, मैं हर चीज को बर्दाश्त कर सकता हूँ, नाइंसाफी के साथ हम जी नहीं सकते। ये नाइंसाफी हो रही है हम साथ। आरक्षण की लिमिट खत्म हो चुकी है। कैसा बोले? अरे हाईकोर्ट ने कह दिया ना, हाईकोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को दो, इनको दिया जा सकता है। हाईकोर्ट ने कहा एजुकेशन में दे सकते, एम्प्लॉयमेंट में दे सकते, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट 50% क्रॉस कर गए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि मुसलमानों का एजुकेशनल और सोशल बैकवर्डनेस है, मगर क्योंकि एजुकेशन में इनको दे सकते, एम्प्लॉयमेंट 50% क्रॉस कर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। एजुकेशन में दो ना आप। हाईकोर्ट ने मराठा कमेटी के बारे में ऐसे ही कहा है ना, आप पढ़े नहीं बराबर। आप पढ़े नहीं बराबर। हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं है। हाई कोर्ट ने मुसलमानों को दिया। नहीं, देखिए, हाई कोर्ट सुनिए मेरी बात सुनिए। हाई कोर्ट में मुसलमानों का अपहेल्ड किया, मराठाओं का बोला कि ये इनका डेटा नहीं है, तो इन्होंने बिल लेकर आए असेंबली में। कोर्ट की बात करो आप, कोर्ट की बात करें आप। बिल लेकर आए और बिल मुसलमानों का लेकर नहीं आया।
और फिर उसको चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट गया वो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोग सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड का डेटा नहीं दे सके, प्रूव नहीं कर सके। मुसलमानों का तो डेटा प्रूव हो चुका है। अभी पार्लियामेंट में खड़े होकर बहुत बड़ी बड़ी बातें किए ना, अभी तो मराठा रिजर्वेशन के लिए बीजेपी कांग्रेस की सेना ऐसे बार-बार प्राइम मिनिस्टर के पास जाती है। हाँ, इस तरह मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए आप भी प्राइम मिनिस्टर को मिलेंगे क्या? प्राइम मिनिस्टर के पास जाने का ही नहीं है, यहां करने का है। सुनो आप, अरे 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 आप समझ रहे नहीं मेरी बात को। ना ना सुनो, आपको यहां देने में कौन रोक रहा? स्टेट का मसला है, दे दो ना। अरे ना 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 ना, देखिए वो हम यही चाल चल रहे लोग, ये 3-in-1 पार्टी जो है चाल चल रही। ये एक साथ तीनों मिलकर शादी कर लेके हम समझ रहे कि हम और नहीं मालूम क्या कर रहे हैं। आप कर सकते हैं, यहां पर आप करिए। अब वो अपोज करती है तो बहुत सी चीजों अपोज करती है बीजेपी। आप क्या, नहीं ऐसा ऐसा हुआ तो फिर क्या, जो बीजेपी बोलेंगे सुनेंगे क्या? आप सत्ता में, आप इंसाफ करिए। आपको कौन रोक रहा है इंसाफ करने से? और ये कब से शुरू हो गया, बीजेपी बोली तो हम ये नहीं करते, तो बीजेपी जो बोली करेंगे क्या लोग? तो बीजेपी को बिठा लो सरकार में, फिर आप ऐसा है तो। अरे प्राइम मिनिस्टर से पार्लियामेंट में बोलेंगे, सबको बोलेंगे, या तो आपको करना है ना, यहां आप कर सकते, कर दो आप। लेकिन सर इस मामले में आप जो मोर्चे निकाल रही हैं, महाराष्ट्र के सारे जिलों में जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर अलग से ध्रुवीकरण हो जाएगा और हिंदू मुस्लिम ऐसा? अरे आ गए ना असल सवाल पे, माशाअल्लाह। मैं इंतजार कर रहा था ये ध्रुवीकरण कब आएगा। दिल की बात जबान पे आ ही गई आपके। चलिए मुबारक हो आपको, ध्रुवीकरण हो गया। क्या ध्रुवीकरण होगा, कैसा ध्रुवीकरण होगा बताइए आप? एक समाज जो है, अब आपको पूरा बीमारी बताना पड़ेगा। लिखिए, मुसलमानों में ग्रेजुएट सबसे कम, हाँ, फिर उसके बाद आप लोग थे ना, सुने ना ये लोग, आप लोग देखे ना पूरा, फिर आपकी क्या है, फिर आप पूरी कुरान शरीफ सुन के आप बोले सूरह फातिहा पढ़ो, मेरे को बोल रहे हैं कई का ध्रुवीकरण हो रहा। इंसाफ करेंगे तो देखिए, महाराष्ट्र में 11% मुसलमान है, उस 11% में ये 50 कास्ट को अगर आप देंगे तो महाराष्ट्र मजबूत होगा ना, महाराष्ट्र मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। ध्रुवीकरण कैसा होगा? अरे मैडम नहीं है, ये 1.0.1 भी नहीं है मेरे साथ, तो मैं नहीं पूछूं क्या? मुझे इंसाफ कर, मेरा हक बनता ना। अरे आप पॉलिटिकल है, मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल के जो राइट्स मुझे दिए गए, आप मुझे उससे महरूम कर रहे हैं। हाँ हाँ, किसकी यूनिटी लगेगी? अरे देख लेंगे ना यूनिटी अब आप आने वाले दिनों में। किसने? हाँ, आपने अच्छा सवाल किया। हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र के मुसलमान सुन ले। हमारे जर्नलिस्ट लोग बोल रहे हैं कि मराठा समाज यूनाइट होके रिजर्वेशन लिया, तो मुस्लिम समाज को भी यूनाइट होना पड़ेगा, और होंगे इंशाअल्लाह ताला, हम मिलाएंगे सबको। हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद, हाँ, मुस्लिम रिजर्वेशन के कानून से हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद, अरे आप लोग, एक मिनट, जिसने नहीं पूछा है पर आप लोग यूनाइट हो जाओ पहले आप लोग यूनाइट हो जाओ, उसके बाद एक नांदेड़ में जो हुआ है उसका कनेक्शन, पॉलिटिकल कनेक्शन ऐसा बताया जा रहा है कि अभी इलेक्शन आ रही है। देखिए, जहां तक वायलेंस हुआ, मैं उस वायलेंस का कंडेम करता हूं। वायलेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वायलेंस नहीं होना चाहिए। मैं अपने स्पीच में भी इसका जिक्र किया हूं, और मैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अमन की अपील पहले भी किया हूं, आज भी कर रहा हूं। और पीस एसेंशियल है, सबके लिए पीस एसेंशियल है, और पीस बरकरार रहना चाहिए, अमन को मजबूत करना चाहिए। और ये क्यों हुआ कि तहकीकात करनी चाहिए, क्यों किसका डिरेलिक्शन हुआ और कैसे इस तरह की हरकतें हुई, ये सब इसका जांच होनी चाहिए। अभी ऐसा चर्चा हो रही है कि इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी
तो इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी कराइए, मालूम हो जाएगा पूरा। नहीं, भारत में ये टीम का मसला खाली हमारा है, मेरा राइट है, किसी का भी नहीं। इंटेलेक्चुअल राइट मेरा है और आपका भी नहीं, किसी का भी नहीं, मेरा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अभी थोड़ा हम ए टीम हो गए, इससे तरक्की हुई अल्लाह के करम से, ए टीम हो गए। दंगों के नाम से दंगों के नाम से रजा एकेडमी को लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है मालेगांव। अब वो सब अब आप रिजर्वेशन को उधर लिख जा रहे हैं आप, अब वो छोड़ दो उसको। अब मैं वायलेंस का कंडेम करता हूँ। नहीं, अब नहीं, वो देखिए, प्लीज उसमें मत लिख जाइए। मैं वायलेंस का कंडेम करता हूँ और करता रहूंगा। सर, हाईकोर्ट के डिसीजन के बावजूद, हाँ, हाईकोर्ट के जो कॉन्फ्रेंस है और उससे 5 साल पहले भी जो बीमारी है वो डिटेक्ट हो गई है, हाँ, आरक्षण चाहिए, लेकिन अब बीमारी भी पता चल गई है और केस जिस तरीके से जाना है वो भी पता चला है। लेकिन अभी जो कहा कि 11% इकट्ठा नहीं है, तो ये होता है कि जब आप सारी चीज को पूरा मुकम्मल करना है आपको, तो यूनिटी तो जरूरी है, लेकिन नॉट ओनली इन मुस्लिम बट ओवरऑल पूरा इंडिया में जितना भी सबल्टन जो है या मार्जिनलाइज्ड पीपल है, किसी भी तबके के उसमें लीडरशिप थ्रेट बहुत बड़ी बात है। तो ये लीडरशिप थ्रेट का मसला जो है वो कैसे सॉल्व हो, क्योंकि जब तक वो नहीं सॉल्व होगा तब तक मुद्दे को मतलब उससे हल तो नहीं मिलती। नहीं, देखिए, नाइंसाफी के खात्मे के लिए जो सरकार है, जो सत्ता में है, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी होती है कि वो अपने डिसीजन से इस डिस्क्रिमिनेशन का, इस इनजस्टिस का खात्मा करे। रहा सवाल लीडरशिप का, तो एक बात ये समझना चाहिए कि आज अगर डिस्क्रिमिनेटेड और वीकर सेक्शंस के पास लीडरशिप नहीं है, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी सरकार को गिरा सकें वोट के जरिए। नहीं, सुनिए, लीडरशिप देखिए, अरे मैडम, मैं भी और आप दुनिया का साथ छोड़ के जाएंगे ना एक दिन, उसमें क्या होने वाला है? दुनिया खत्म हो जाएगी क्या? वो सब छोड़ के जाने वाले हैं, ये सियासत है। कोई आता है, कोई छोड़ता है, हमको क्या करना है? हम अपनी जगह पे, अगर मैं अपनी जगह पे फर्म हूं, अपने उसूल पर, अपने प्रिंसिपल्स पर, अपने मंजिल पर मेरी तवज्जो है, तो यकीनन मुझे अपनी मंजिल मिलेगी। अब कोई छोड़ के जाता है, कोई आता है, तो उनसे पूछना चाहिए क्यों छोड़ के भाग गए, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूं? मगर आपका जो बुनियादी सवाल है, यस, 11% मुसलमानों को आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह मराठा समाज एक होकर अपनी लड़ाई लड़ा और भाजपा को, कांग्रेस को, एनसीपी को, शिवसेना को उन्होंने घुटने टिका दिए उनके। मगर मैं मराठा समाज को भी बोल रहा हूं, वो इतने खामोश क्यों है भी? देखो, हम तो लड़ रहे हैं, मराठा समाज बहुत खामोश बैठा है आजकल। क्या वो बातों में आ गए क्या शिवसेना के, एनसीपी के, कांग्रेस के, भाजपा के? चलिए, मराठा समाज भी खड़ा हो जाए, हम भी साथ में खड़े रहते हैं उनके, कोई बात नहीं। मगर ये सोचना पड़ेगा। और जहां तक सबाल्टर्न कास्ट का मामला, इट इज अ वेरी लार्जर क्वेश्चन, बट आई एम बी रेस्ट एश्योर्ड दैट देयर विल बी अ वॉइस, देयर इज अ वॉइस। इस मुल्क में सबसे बड़ा अपोजिशन जनता है, और जनता में सबसे बड़ा अपोजिशन वो गरीब लोग हैं जो वोट का इस्तेमाल दौलतमंदों ज्यादा करते हैं, और वही सबसे बड़ा अपोजिशन है, वही निकलेंगे इंशाल्लाह। सर, मराठा एक साथ इतने बड़े पैमाने पे आए क्योंकि उनके पास में कोई पॉलिटिकल झंडा, कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके साथ। मजलिस का कितना सुनेगी मुसलमान, और कितने लोग आपके साथ आएंगे? अगर मजलिस के साथ लोग होते तो शायद आपको पिछले इलेक्शन में अच्छा सक्सेस हो जाता। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। नहीं, आप ये सवाल जो है औरंगाबाद के एमपी को देना चाहिए। बोलिए। देखिए, हमने 27 नवंबर को एक नारा दिया था कि चलो मुंबई, और उसका मकसद यही था कि हम रिजर्वेशन, वक्फ की जमीनें और जो भी जहां पर भी इंजस्टिस हुई है उसको हाईलाइट करने के लिए हम ये 27 तारीख का जो ये है
आप जो एक सवाल कर रहे हैं कि आपको कितना समर्थन, हमारी जो मैडम ने भी सवाल किया है कि आपके पास तो यूनिटी नहीं है, आपके पास यही नहीं है। दिसंबर में हम मुंबई जाने वाले हैं और आपको उस दिन ये एहसास होगा कि हमारी यूनिटी कितनी है और हमारी तादाद कितनी है। सर, मेरा सवाल पूछने का मकसद ये था, मराठा एक साथ इसलिए एक साथ रहे लास्ट तक क्योंकि कोई पॉलिटिकल एजेंडा लेके वो साथ नहीं चले। मस्जिद आपके साथ, मस्जिद के साथ मुसलमान क्यों आते? नहीं, वो झंडा लेके नहीं चले, मगर पीछे झंडा पकड़े थे लोग के मालूम, आपको भी मालूम, मेरे को मालूम। हाँ, नहीं, पीछे कौन पकड़े थे मालूम ना, हमको ही मालूम। हाँ, पीछे सब थे, बिल्कुल। अब हम सामने रहेंगे, लेकिन आप सामने आओगे तो कोई मुसलमान। हाँ, वो आप फिक्र मत करो, मुल्ला जी का मामला हम देख लेंगे, छोड़ दीजिए आप। अल्लाह है हमारे साथ, हमारे सर, हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद गवर्नमेंट जो है तो मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दे रही यहाँ पर जी। तो क्या ये आपकी तहरीक कामयाब होगी? इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। इंशाल्लाह हमको यकीन है कि महाराष्ट्र के जो सेकुलर जहन रखने वाले लोग हैं, जो बड़ी तादाद में हैं, वो हमारी इस बात को समझ रहे हैं, नाइंसाफी को पसंद नहीं करते। उन तमाम का हमको साथ, उनका आशीर्वाद, उनका मोहब्बत मिलेगी। सारा मुद्दा लेकर आप मुंबई महानगर पालिका में भी यही मुद्दों के साथ जाएंगे? नहीं, ये मुद्दा जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे। पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों का मुद्दा है, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। इसको सिर्फ पॉलिटिक्स से मत जोड़ दीजिए आप, प्लीज। लोकसभा चुनाव में आपने वंचित के साथ इकट्ठा होकर चुनाव लड़ा था, उसका फायदा बीजेपी को हुआ, ऐसा लोग कहते हैं। अभी ये मुद्दा खत्म होने के बाद ये मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा लेकर फिर एक किसी और पार्टी को समर्थन के लिए तो ये कुछ हो रहा है, ऐसा भी सवाल उठाया। अरे आप थोड़ा स्टडी कर लेना भाई, आप स्टडी नहीं करते आप। अब आप ये बोलो कि शिवसेना कांग्रेस एनसीपी से शादी क्यों कर ली? मेरी वजह से। अभी वो तो हमारे खिलाफ थे ना, अब मिल गए। असेंबली इलेक्शन में बताए ओवैसी ये वो बोले, फिर तीनों मिल गए। अब पूरे भारत में 302 सीट बीजेपी लड़ी, उसका भी जिम्मेदार मेरे को दे दो आप। अब ऐसा हो गया तो ऐसा बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, हर चीज के लिए आप बनेंगे नहीं। ओवैसी जिम्मेदार है, एमआईएम जिम्मेदार है, पब्लिक देख के सुन के बोलती भाई इन्हें क्या क्या जिम्मेदार है, किस चीज का जिम्मेदार है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि अभी एक्टिव आप जो एक्टिव हो रहे हैं, तो अभी इलेक्शन है ना कॉर्पोरेशन के और जिला परिषद के, इसके पहले आप थोड़ा एक्टिव हो गए। पिछले 2 साल में जब इलेक्शन खत्म हो गए उसके बाद ना मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा सामने लाए थे, ना कोई आंदोलन था, ना कोई वर्क नहीं था। ऐसा है सर, एक टाइम होता बीज बोने का, एक टाइम होता फसल काटने का, समझे ना। चलिए अभी और कुछ, अभी बस अरे आप मैं चाहता हूं आपका, मेरे को मालूम और मेरे को भी जाना है। अरे आप एक एक आदमी 3-3 सवाल कर रहे, थोड़ा बचा के रखो आइंदा के लिए, फिर आता हूं मैं। निर्णय हुआ है कि अहमदाबाद में रस्ते के ऊपर जो मटन हो या अंडा हो नहीं जाएगा, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? अगर वहां सक्सेस हो गया तो देश के दूसरे इलाकों में भी लगाया जाएगा? देखिए, ये समझ में नहीं आ रहा कि वेजिटेरियन बंडी रह सकती, नॉन वेजिटेरियन नहीं रह सकती। नॉन वेजिटेरियन होटल में खा सकते, बाहर नहीं खा सकते। तो होटल में तो दौलत बन जाएगा ना। अब चाय बेचने वाला, चाय बनाने वाला तो बंडी पे ही गोश्त खाएगा उन्हें, अंडे बेचने वाले। और एक बात समझिए कि मेजॉरिटी उसमें नॉन मुस्लिम्स हैं, जिनको आप एम्प्लॉयमेंट से महरूम कर दिए। इतनी गरीबी है, इतनी परेशानी है। और अहम बात यह है कि गोडसे का स्टैचू लगता है, मगर आपको बंडी की फिक्र है, गोश्त की बंडी की। गोडसे का स्टैचू लगता है, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। तो आप ये तो एंटी पोर स्टेप है ये। आप तो गरीबों को उनका पेट काट दे रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि हाँ जिसने पैसा है गाड़ी में जा, होटल में बैठ के खा, जो बंडी पे गरीब है नहीं खा सकता। तो गलत है बिल्कुल ये।